एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में एनुअली तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा घरों में आग लगती है। वजह शॉर्ट सर्किट, गैस लीकेज, कुकिंग वगैरह कोई भी रीज़न हो सकती है। लेकिन इमेजिन करें कि आप अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई से घर बनाते हैं और वो आग की नज़र हो जाए। अब इमेजिन करें कि हज़ारों इन्वेस्टर्स और उससे भी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स मिल के एक बिज़नेस खड़ा करें और एक दिन आग लग जाए और आपको करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ जाए। एक कमर्शियल बिल्डिंग में रेजिडेंशियल बिल्डिंग के मुकाबले में आग लगने के चांसेस 70 से 80% कम होते हैं। ये जो आग लगने के चांसेस होते हैं, इसी को हम बिजनेस की लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग में ये प्रोबेबिलिटी कम क्यों होती है? क्योंकि कमर्शियल लेवल पे इस प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है और इसके अगेंस्ट मेजर्स किए जाते हैं ताकि आग लगने के चांसेस कम से कम हों। आग लगने के अलावा हज़ारों तरह के और ख़तरात भी हमें हमारे बिज़नेस को लाहक होते हैं, और जब भी कोई ऐसा ख़तरा जिससे हमें फाइनेंशियल लॉस हो सके उसके चांसेस हों, हम उसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में रिस्क कहते हैं। इमेजिन करें कि ये आपकी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आग लगने के चांसेस यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.2 है, यानी कि 20% है। और अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है तो आपकी बिल्डिंग जो है वो 50% तबाह हो जाएगी। तो इसका इम्पेक्ट जो है वो 0.5 हो गया, यानी कि 50%। अब रिस्क की कैलकुलेशन कुछ यूँ होती है कि रिस्क इक्वल्स प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट। तो प्रोबेबिलिटी 0.2 है, इम्पैक्ट 0.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिस्क बनता है 1%, यानी कि 0.1। अब अगर आपकी बिल्डिंग का या उसमें मौजूद जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन का 1% जो है वो आपका रिस्क होगा, यानी कि 100,000। अब अगर आपने बिल्डिंग में आग लगने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवा ली और आपने अगर एस्टिमेट लगवा लिया कि इसका इम्पेक्ट क्या होगा, तो यकीनन आपने उसको मिटिगेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, जो कि पहले थी, आपका इम्पैक्ट 0.5 है, तो 1% आपका रिस्क कैलकुलेट होता है, यानी कि 100,000। तो क्या आप इसका कोई सॉल्यूशन या कोई इस रिस्क को कम करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेंगे? यकीनन आप करेंगे, और मोस्टली चांसेस ये हैं कि आप बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाएंगे। तो फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस करवाने के बाद आपका जो बिल्डिंग की अगर 1 मिलियन की इंश्योरेंस 1 मिलियन की कास्ट है, तो आपने अप टू 800,000 तक इंश्योरेंस करवा ली, तो यानी कि आपने 80% जो है वो सेव कर लिया अपना। ठीक है, अब आपके पास कितना रह गया? 0.2, यानी कि 2% आपका स्टेक एट रिस्क है। तो आपका एक्सपोजर अब रिमेनिंग एक्सपोजर आपका वो सिर्फ 0.2 है। ओरिजिनली आपका एक्सपोजर कितना था? 100% था, यानी कि पूरा 1 मिलियन था। लेकिन आपने इंश्योरेंस करवा ली, अब आपका एक्सपोजर एट रिस्क जो है वो 2% है, यानी कि ओनली 200K है। तो अब जो आपका रिवाइज्ड रिस्क निकलेगा वो प्रोबेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट इंटू एक्सपोजर होगा, यानी कि 0.2 इंटू 0.5 इंटू 0.2, जो कि आई थिंक 0.02 निकलता है, यानी कि पहले से बहुत कम। आपने इंश्योरेंस करवा के अपना बहुत सा रिस्क एलिमिनेट करवा दिया। अब हम इसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं रिस्क मैट्रिक्स के ऊपर।
ये रिस्क मैट्रिक्स है, इसके एक साइड पे इम्पैक्ट होता है, एक साइड पे इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट इज इक्वल टू रिस्क। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसी भी एक्सीडेंट की या फायर की या अर्थक्वेक की, किसी भी डिज़ास्टर की हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% है, और उसके नतीजे में हमारा जो रिस्क है, हमारा जो नुकसान है, उसकी वैल्यू वो भी 100% है। यानी कि एक बिल्डिंग है, अगर उसमें आग लग जाए या उसको ज़लज़ला आ जाए तो वो बिल्डिंग तब मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगी, तो उसका रिस्क हम बनता है 100%। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 100% है, उसका इम्पैक्ट 100% है, तो आपका रिस्क कितना हो गया? 100%। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जो इवेंट है उसके अकर होने के चांसेस 100% है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ज़लज़ला आएगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। ठीक है, देर आर 100% चांसेस ऑफ एन अर्थक्वेक, लेकिन हमारी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा, तो नतीजतन हमारा जो रिस्क है वो ज़ीरो कैलकुलेट होगा। ठीक है, ज़ीरो कैलकुलेट क्यों होगा? क्योंकि 100% मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज़ ज़ीरो। इसी तरह अगर कोई इवेंट है, फॉर एग्जांपल ज़मीन तबाह हो जाती है, ठीक है, उसके नतीजे में हमें कंफर्म है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो 100% तबाह हो जाएगी। ठीक है, जब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो उसके ऊपर रहने वाली कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन ज़मीन तबाह होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ज़ीरो। तो इसलिए उसका रिस्क भी ज़ीरो है। तो इसलिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके तो एक्चुअल रिजल्ट निकलता है। तीसरी चीज़ एक्सपोजर है। रिमेनिंग एक्सपोजर की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि अगर कोई आपने इंश्योरेंस वगैरह करवा रखी है या आपने कोई और मेजर्स लिए हुए हैं, यानी अगर हम बिल्डिंग को छोड़ दें, हम लोन की बात करें, आपने किसी को 1 लाख 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है। ठीक है, और आपकी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 50% चांसेस हैं कि वो आपको लोन वापस नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो लोन वापस नहीं करता तो इम्पैक्ट क्या होगा? वो पूरा लोन ही वापस नहीं करेगा, वो 1 लाख रुपया सारे का सारा लेके गायब हो जाएगा। तो अभी करंटली उसका 0.5 यानी कि 50% रिस्क कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि 50% मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 50%। ठीक है, लेकिन आपने उस बंदे की कोई चीज़ अपने पास रख ली, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। आपने 1 लाख रुपए का लोन दिया उसको, और आपने उससे 1 लाख रुपए का सोना लेके अपने पास रख लिया, और आपने उसे बोला कि यार जब आप अपना लोन वापस करोगे आप अपना सोना वापस ले जाना, लेकिन अगर आप अपना लोन वापस नहीं करोगे तो हम आपका सोना बेच देंगे। अब क्या होगा कि उसके प्रोबेबिलिटी जो है कि वो आपको लोन वापस नहीं कर पाएगा वो अभी भी 50% है, लेकिन अब क्या हुआ कि आपने एक्सपोजर ज़ीरो कर दिया। क्यों? कि अब आप वो 100% अमाउंट भी लेके भाग जाए, फिर भी आपके पास उसका एसेट पड़ा हुआ है जो आप सेल करके आप अपनी अमाउंट रिकवर कर लेंगे, जो कि पूरी की पूरी अमाउंट रिकवर हो जाएगी। इसलिए आपका रिस्क एंटायरली ज़ीरो हो गया। तो ये रिलेशनशिप है प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट और रिमेनिंग एक्सपोजर का आपस में, जो मिल के आपका एक्चुअल रिस्क डिफाइन करता है कि आपको एक्चुअल कितना रिस्क है उस इवेंट का। अब रिस्क आग का भी हो सकता है, अर्थक्वेक का भी हो सकता है, आपके पैसे लेके कोई भाग जाए ये भी हो सकता है, आपकी शॉप पे या आपके बिजनेस में डाका पड़ जाए, बैंक्स हैं जिनमें रॉबरीज के चांसेस हमेशा रहते हैं। इसके अलावा जो बैंक से लोन लेते हैं लोग, वो अक्सर वापस नहीं कर पाते, इसलिए जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं वो हमेशा अपना रिस्क कैलकुलेट करके रखती हैं। उसके अलावा वो रिस्क को कम से कम करने के लिए रिस्क मिटिगेशन मेजर्स करती हैं,
और इस तरह से अपने लॉसेस को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। रिस्क में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो करंट होता है, यानी कि आज अगर वो इवेंट हो जाए तो आपका कितना नुकसान होगा। और एक्सपोजर जो है यानी कि रिमेनिंग एक्सपोजर, वो भी आज के टर्म में होता है, यानी कि आज अगर आग लग जाए या अर्थक्वेक आ जाए तो आपका कितना परसेंट एसेट जो है वो प्रोटेक्टेड है और कितना जो है एक्सपोज्ड है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा पास्ट डाटा के ऊपर कैलकुलेट होती है। यानी आप एक पैटर्न देखते हैं कि पिछले साल अगर मॉनसून में इतने इस दर्जे के सैलाब आए थे और इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ सैलाब आए थे, तो इस दफ़ा कितने आएंगे। इसी तरह पिछले साल या पिछले 12 महीनों में अर्थक्वेक इतने आए थे, तो फ्यूचर में यानी कि अगले 2 महीने में, 6 महीने में कितने अर्थक्वेक के चांसेस हैं। इसी तरह आपके पिछले साल इतने कस्टमर्स ने आपकी जो पेमेंट थी वो नहीं की या पूरी पेमेंट नहीं की, तो इस दफ़ा आप उसी की बेस पे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपके कितने कस्टमर्स डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा पास्ट के ऊपर बेस करती है और यही इसको अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। इसी चीज़ को हम प्रोबेबिलिटी की सिमुलेशन के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ कोई इवेंट है जो कि पिछले पूरे साल उसका डाटा दिखाया गया है, ठीक है, वो 4% रहा है, 3% रहा है, इसी तरह 8% से ऊपर भी गया है वो, ठीक है, लेकिन मोस्टली 8% से नीचे रहा है। अब 8% इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 8% हमारा थ्रेश होल्ड है। 8% तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो मे बी हमारी बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम इस लेवल पे अर्थक्वेक बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ऊपर हमारे लिए डेंजरस है। इसी तरह अगर सैलाब का इम्पैक्ट इस लेवल तक आए तो हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर आए तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। इसी तरह में भी इन्फ्लेशन की बात हो रही हो, अगर इन्फ्लेशन इससे कम रहेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अगर इससे ऊपर बढ़ा तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है ड्यू टू एनी रीज़न। तो थ्रेशोल्ड आप एक सेफ्टी नेट रखते हैं कि हम यहाँ तक सेफ रहेंगे। इसके बाद आप उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि 12 महीने पिछले या डिफरेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट डाटा यूज़ किया जाता है। कुछ के लिए लॉन्ग टर्म डाटा यूज़ किया जाता है, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का। कुछ इवेंट्स के लिए आप पिछले 12 महीने का डाटा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, 3 साल का डाटा भी यूज़ होता है। तो इन दिस केस हम 12 महीने का डाटा यूज़ कर रहे हैं पिछले, और अगले 6 माह का हम एस्टिमेट कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड हमारा 8% है और इस केस में हमारी जो पास्ट मीन आ रहा है वो 5% है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो निकल रही है वो 29% है, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल दिस पास्ट मीन। और इसमें वोलेटिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये अनप्रिडिक्टेबल होगा। तो अगर हम वोलेटिलिटी कम कर दें तो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होने का मतलब ये है कि हम वी आर श्योर कि ये कभी भी 8% से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दें तो अब आप देखें कि मीन वही है, एवरेज वही है, एवरेज 5% ही है, लेकिन क्योंकि ये इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि कभी कभी ये 8% से बहुत ऊपर चला जाता है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो अब हमारी 76% हो गई है सेम डाटा के ऊपर, सेम 5% के ऊपर, ठीक है। तो अब हमारा फ्यूचर जो है वो खतरे में है। तो प्रोबेबिलिटी में हम 3 तरह की कैलकुलेशन करते हैं। एक वर्स्ट केस सिनेरियो जो कि यहाँ पे टॉप पे दिखाया है, एक बेस्ट केस सिनेरियो जो कि यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है, और एक होता है मॉडरेट, यानी जो बीच में। ज़्यादा चांसेस मॉडरेट के होते हैं, मॉडरेट से ऊपर और मॉडरेट से नीचे चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि उसका पास्ट एवरेज और उसके अलावा उसका हिस्टोरिकल
वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी जो है उसको अनप्रिडिक्टेबल बनाती है, और जो एवरेज है उसके बेस पे आप बता सकते हैं कि वो उसका फ्यूचर में एवरेज क्या होगा। पास्ट एवरेज के बेस पे फ्यूचर एवरेज आप बता सकते हैं। तो ये जो सिमुलेशन है ये बेस कर रही है मोंटे कार्लो सिमुलेशन के ऊपर, यानी जिसमें बहुत से इवेंट्स इस तरह के क्रिएट किए जाते हैं, और फिर चेक किया जाता है कि कितने इवेंट्स में जो आउटपुट था वो 8% से अबव था, कितने में कम था, और फिर उसके मुताबिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, और फ्यूचर का जो आपकी लाइन है एस्टिमेट्स की वो क्रिएट की जाती है। तो इसके अलावा हमारे पास रिग्रेशन का तरीक़ाकार होता है, और बहुत सारे और स्टैटिस्टिकल टूल्स और मॉडल्स अवेलेबल हैं जिससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन रिस्क में प्रोबेबिलिटी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है। अच्छा, मोंटे कार्लो सिमुलेशन जो हमने असेसमेंट के लिए यूज़ की, प्रोबेबिलिटी की असेसमेंट के लिए, उसमें हमने देखा कि एक चीज़ होती है वॉलेटिलिटी। एक्चुअली वॉलेटिलिटी ही रिस्क होता है। अगर किसी चीज़ में वॉलेटिलिटी नहीं है तो उसमें रिस्क भी नहीं है। अगर आपको पता है कि एक इवेंट कितनी शिद्दत से आएगा और किस वक्त आएगा, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं। लेकिन जो वॉलेटिलिटी है, यानी कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, उसकी वजह से आप प्रॉपर मेजर्स नहीं ले सकते उस रिस्क से बचने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है वो एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सकती है। उससे ऊपर का अर्थक्वेक आएगा या नहीं आएगा इसका आपको नहीं पता। इसलिए आपने उस बिल्डिंग को पास्ट डाटा की बेस पे, यानी कि फॉर एग्जांपल 100 ईयर्स में अगर उस एरिया में उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नहीं आया, तो आपने उस बिल्डिंग को उस लेवल तक ही बनाया है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाया है, अज्यूम करते हुए कि अगले 100 ईयर्स भी उस तरह का इवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर अर्थक्वेक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, 300-400 साल के बाद एक अर्थक्वेक डबल मैग्नीट्यूड का आता है, ठीक है, जो कि आपके डाटा में एग्जिस्ट नहीं करता, और वो ड्यू है नेक्स्ट 10 साल में, और 10 साल के बाद उस तरह का अर्थक्वेक आ जाता है और आपकी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो यहाँ पे एंटायरली वॉलेटिलिटी का इशू है कि उसकी वजह से आपको आइडिया नहीं हुआ कि वो इवेंट कब इनकर होगा, या इनकर होगा भी या नहीं होगा। तो सपोज़ आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, आप कोई सिक्योरिटी परचेज करते हैं, या आप कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के ऊपर अकाउंट खोलते हैं, तो आपको एक 14% का एवरेज रिटर्न प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है, और उसमें बहुत माइनर वॉलेटिलिटी है। कभी 14.1% आपको रिटर्न मिल रहा होता है, कभी 13.9% आपको रिटर्न मिल रहा होता है, ठीक है, और एवरेज 14% ही है। तो ये जो माइनर सी वॉलेटिलिटी है ये इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो ओवरऑल 14% रिटर्न है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही। आपको कंफर्म है कि ये 10% से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपने 10% पे कहीं से लोन लिया 1 लाख रुपए का, और आपने वो 15% पे 14% पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, और आपकी जो वॉलेटिलिटी है वो सिर्फ 1% है, तो आपको श्योर है कि आपको 14% ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर हम वॉलेटिलिटी बढ़ा देते हैं, तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपको रिटर्न जो है वो 25% से ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ आपको रिटर्न नेगेटिव में मिल रहा है। यहाँ भी रिटर्न नेगेटिव में चला गया, ठीक है, यहाँ पे 5% से भी नीचे है, यहाँ भी 5% से नीचे है। तो अब आप अनप्रिडिक्टेबल हैं। अगर आप इस एसेट में
ये वाली पीक देख के इन्वेस्ट करते, अगर आप 25% देख के इन्वेस्ट करते तो यकीनन इस पोजीशन पे आप नेगेटिव में होते। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी की वजह से ये होता है। अगर आप अज्यूम करें कि ये 2 साल का अरसा है, ठीक है, अगर ये 2 साल का अरसा है तो आपने ये पीक देखी होगी बढ़ते हुए ऑलमोस्ट 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने, और आपने देखा होगा कि यार ये तो बहुत ऊपर जा रही है इन्वेस्टमेंट, तो हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद शार्प डिक्लाइन आता है। ठीक है, और जितने पे आपने लोन लिया था उससे भी नीचे चला जाता है, फिर बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, यहाँ तक जाता है और उसके बाद फिर इसमें एक डिक्लाइन आता है और ये नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, ये वॉलेटिलिटी जो है ओवरऑल एवरेज 14% रिटर्न देगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ये 2 साल का अरसा है तो ये फिर 20 साल का अरसा होगा या उससे भी ज़्यादा होगा, तो आपको अपनी रिटर्न को 15% एवरेज करने के लिए तकरीबन 20 साल 25 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए वॉलेटिलिटी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है और इसकी वजह से आपकी जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो लेस जितनी लेस वॉलेटिलिटी होगी उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें वॉलेटिलिटी कम है तो उसका रिटर्न भी कम ही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर वॉलेटिलिटी 1% है तो अगर ये 15% से नीचे बहुत कम आता है तो 15% से ऊपर भी बहुत कम जाएगा। ठीक है, और अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो 15% से ये अगर नीचे जा रहा है तो 15% से ऊपर भी बहुत जा रहा है। यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। अगर आप किसी तरह प्रिडिक्ट कर लें कि इस पोजीशन से ये इस पोजीशन में जाएगा तो आप एक बहुत बड़ा रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो रिस्क टेकर्स हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल जो सिक्योरिटीज़ होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और जो रिस्क अवॉइड करते हैं वो लेस वॉलेटाइल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। प्रोफेशनली जो वॉलेटिलिटी है उसको देखने के लिए बेल कर्व यूज़ किया जाता है। तो अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, टारगेट रिटर्न, यानी कि आपने 15% पे लोन लिया हुआ है और आप फॉर एग्ज़ाम्पल 20% या आप इससे ज़्यादा रिटर्न चाह रहे हैं, तो आप किसी इस तरह की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे इसका जो एवरेज रिटर्न होगा वो 20% के आसपास होगा। अब ये जो इसके आर्म्स हैं ये इसकी वॉलेटिलिटी की शो करते हैं। तो अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो ये कुछ इस तरह का लगेगा, और अगर वॉलेटिलिटी कम होगी तो ये इस तरह से लगेगा। यानी कि इसके 20% से या 19% से इधर और इधर होने के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर इसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो इसका रिटर्न यहाँ भी हो सकता है और इसका रिटर्न यहाँ भी हो सकता है। तो जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो आपकी जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनकी वॉलेटिलिटी इस तरह की होती है, उनका बेल कर्व कुछ इस तरह का बनता है। तो आप इजीली 15% पे अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप 19% पे अगर आप कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेते हैं तो आपको 100% श्योर होगा कि आपको अराउंड 18 to 20% रिटर्न ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी पैसे से आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको 19% जो रिटर्न है मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन आपको 12% रिटर्न मिलने के चांसेस भी हैं, आपको 9% रिटर्न मिलने के चांसेस भी हैं। तो इसलिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने से आपका रिस्क
बढ़ जाता है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने रियल लाइफ डेटा लिया है स्टेट बैंक से और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। अब ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल्स, और आप देखें कि इसका रिटर्न जो है वो एवरेज 11.2 है, यानी कि मैक्सिमम ये रिटर्न आपको 13% दे सकता है और मिनिमम आपको 9% दे सकता है। इसका बिटवीन 9 एंड 13 रहेगा, जो कि 11.2 है। इसके मुकाबले में FIBLM है, ठीक है, ये एक स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी है और इसका एवरेज रिटर्न 11.62 है, जो कि टी बिल से ज़्यादा है। लेकिन इसमें रिस्क ये है कि ये रिटर्न आपको 7% भी दे सकता है और ये आपको 16% भी दे सकता है, तो इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो जस्ट एज आई सेड बिफोर कि आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, कम वॉलेटाइल होती हैं, जबकि जो स्टॉक एक्सचेंज की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं और कम स्टेबल होती हैं। लेकिन जो रिस्क टेकर्स हैं वो हमेशा उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनमें प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो आपका क्या ख्याल है कि जितना लंबा अरसा होगा, फॉर एग्जांपल हमने अगर 20 साल के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या हमारा रिस्क बढ़ेगा या कम होगा? यकीनन आपके ख्याल में या तो रिस्क बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है, लेकिन इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये वॉलेटिलिटी वाला है। अगर हम प्रोडक्ट की इटसेल्फ बात करें तो इसकी जो वॉलेटिलिटी है ये अनसर्टेन होती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इसका एवरेज है वो 15% के करीब करीब हो जाता है, ठीक है। अब आप शुरू में देखें तो अगर सिर्फ इन दो तीन पॉइंट्स को अगर आप लें तो इसकी एवरेज 15 से दूर होगी, लेकिन अगर आप इस सारे पीरियड को देखें तो इसकी एवरेज 15% है, ठीक है। तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में हम ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का जो एवरेज रिटर्न है वो 15% होगा, इसलिए हमारा रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी कंट्री से रिलेटेड है, उसकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ठीक है। क्या आप सर्टेनिटी से बता सकते हैं कि 20 साल के बाद आपके मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होंगी, या सेम टेक्नोलॉजी होगी या नहीं होगी, या टेक्नोलॉजी किस तरफ किस डायरेक्शन में जाएगी? अगर आप फिल्म वाले कैमरे आपको याद हों तो क्या वो अभी भी यूज़ होते हैं या उसी तरह यूज़ होते हैं? क्या फिल्म वाले कैमरास बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो अभी भी फिल्म वाले कैमरे उसी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती हैं? तो लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी हो सकता है ऐसी चेंज हो जाए कि आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत ही ना रहे, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर हम इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें या पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें तो हमारा चार्ट शायद इस तरह से बने, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म या थोड़े लॉन्ग टर्म में भी नहीं पता कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी या हमारी जो पॉलिटिकल कंडीशन होगी वो कैसी होगी, यानी कि 4 साल बाद कैसी होगी। बाज़ ममालिक हैं जहाँ पे आप सर्टेनिटी के साथ 20 साल के बाद की भी बता सकते हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह से होगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं आप। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, आप यहाँ पे सर्टेनिटी के साथ कंट्री के हवाले से प्रिडिक्शन कम ही कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दुनिया में जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस हो रही हैं या कंट्रीब्यूशंस हो रही हैं, आप एआई को देख लें। पिछले 3-4 साल में एआई ने जिस तरह से बूम किया है, एआई कंपनीज आई हैं जिस तरह से, बहुत से एरियाज इन्होंने एलिमिनेट कर दिए हैं। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी आप चार्ट इसी तरह से बनाएंगे, आपको 4 साल 5 साल के बाद का नहीं पता कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से होगी, ठीक है। मे बी आप 6-7 साल तक बता सकें, ठीक है, सर्टेनिटी के साथ। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इसको
इतनी सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते कि टेक्नोलॉजी किस डायरेक्शन में जा रही होगी। इसलिए टाइम का भी रिस्क में बहुत सा दखल है। टाइम के साथ हमारी जो रिस्क है उसकी कैलकुलेशन चेंज होती जाती है और दोनों तरह से अफेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म में रिस्क बढ़ता भी है और रिस्क कम भी होता है, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड रिस्क कम हो जाता है, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इन फैक्टर से रिलेटेड रिस्क बढ़ जाता है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो रिस्क क्या है? रिस्क ये वॉलेटिलिटी है, ये उतार चढ़ाव बेसिकली रिस्क है। टेक्निकल टर्म्स में इसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, यानी कि डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड आपका एवरेज है, एवरेज से जितना दूर होंगे आप, ये आपका रिस्क है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के टॉपिक को एंड करते हैं। मिलेंगे फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन एंजॉय दिस वीडियो और हमें इजाज़त दीजिए।